नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़। हम लोग पढ़ेंगे साथियों भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे हैं। मौर्य काल में साथियों हम क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य युगीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। विशेषताएं, मौर्य युगीन विशेषताएं। और इन विशेषताओं में हमने अलग अलग पार्ट से जैसे पढ़ा, कुछ एक विशेषता हम लगातार जा रहे हैं। एक दो चीजें मिसिंग हुई तो उनको मैं ले लेता हूँ, कुछ अलग है। एक तो जैसे साथियों हमने पढ़ा था, यानी कि न्यायालय पढ़ा था। न्यायालय, यहाँ पर हमने दो प्रकार की बात की थी न्यायालय की, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग और लिखना, धर्म स्थानीय न्यायालय में आपको अलग से हेडिंग नहीं डालनी है, जहां पर ये लिखा है वहीं पर आप इनको ऐड कर लेना, धर्म स्थानीय। और एक हो जाएगा कंटक शोधन। मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो धर्म स्थानीय न्यायालय है वो साथियों आपके कौन सा न्यायालय है? दीवानी, इनका नाम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहां पर आप लोग इसको ऐड कर लेना। कंटक शोधन कहा गया साथियों, अगर अपन बात करें फौजदारी दंड का विधान इधर होता था, आप सब लोग जानते हो। तो ये फौजदारी, दो बातें ये याद करना। एक हम साथियों पढ़ रहे थे भूमि। भूमि के यहाँ पर दो प्रकार थे। एक तो था साथियों देवमातृक, वैसे हमने यहाँ पर सरकारी भूमि को सीता भी कहा था, देवमातृक। और एक है अदेवमातृक। यहाँ इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया गया है, क्या किया गया है कि देवमातृक भूमि तो कहते हैं कि वर्षा युक्त भूमि थी, ये वर्षा युक्त भूमि, ठीक है। और ये जो अदेवमातृक होती थी ना साथियों, बिना वर्षा युक्त, बिना वर्षा कृषि हो जाती थी, यहाँ बिना वर्षा कृषि कार्य हो जाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें कहा जाता था अदेवमातृक, ठीक है। तो देवमातृक अदेवमातृक, बिना वर्षा की कृषि जो भूमि होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? अदेवमातृक कहा जाता था। वहां पर बिना वर्षा कृषि हो जाती थी, देवमातृक यहाँ पर वर्षा होती थी, ठीक है। तो ये दो बिंदु और याद करना। और न्यायालय धर्म स्थानीय इन्हें कहा जाता था, धर्म स्थानीय, ये और लगा देना यहाँ धर्म स्थानीय। और दीवानी, ठीक है, इन्हें कहा जाता था कंटक शोधन फौजदारी। हमने व्यवहारिक और यानी हमने प्रतिष्ठा की बात हमने पहले ही कर ली है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, फटाफट आप लोगों को करवाऊंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा देखिए, हाँ, इसके बाद में साथियों हम लोग जिस बिंदु की ओर अग्रसर हो रहे हैं वो हमारी आ जाएगी साथियों व्यापार, ठीक है। तो लीजिए, व्यापार के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिखा देता हूँ। व्यापार, वैसे तो व्यापार के भी दो पार्ट थे साथियों, ठीक है। एक तो जैसे व्यापार होता था राजमार्गों से, कहाँ से साथियों? राजमार्गों से, ठीक है, राजमार्ग, ठीक है, ये राजमार्ग। और राजमार्ग से जो व्यापार होता था वो होता था साथियों आंतरिक। कौन सा होता था? आंतरिक जो व्यापार होता था वो यहाँ होता था, किससे? राजमार्गों से। और ये कहाँ कहाँ पर होता था, क्या क्या वस्तुएं थी, थोड़ा सा आप लोग देखें तो देख ले इसे राजमार्ग में। एक तो यहाँ पर राजमार्गों में उत्तरापथ आपको मिलेगा, उत्तरापथ। एक मिलेगा दक्षिण पथ, दक्षिणापथ, ये मैंने लिखाया हुआ है, आप लोगों को बता दिया, सारी बात बताई हुई है, ठीक है। तो ये उत्तरापथ साथियों ताम्रलिपि, जो कि बंदरगाह अपन बात करेंगे, ताम्रलिपि, पाटलिपुत्र, वैशाली, ठीक है, ये इनके क्षेत्र थे। पुष्कलावती, ठीक है, ये इनका रूट था इस मार्ग का। कौन से का साथियों? उत्तरापथ का, ठीक है, किसका? उत्तरापथ का। दक्षिण पथ के अंदर बहुत लंबा चौड़ा नहीं था ये, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद करना है, दक्षिण पथ इसे इसलिए कहा जाता था कि दक्षिण का साथियों क्या था? मार्ग था। श्रावस्ती और वैशाली तक भी ये आता था। श्रावस्ती और वैशाली, ये लीजिए वैशाली, ठीक है। तो ये राजमार्ग आंतरिक, और मैंने आप लोगों को एक क्या बता दिया साथियों, यानी आंतरिक राजमार्ग का जो व्यापार होता था आंतरिक मार्गों से होता था। उत्तरापथ और दक्षिणापथ ये यहाँ के प्रमुख क्या थे साथियों? राजमार्ग थे।
अब लेते हैं इनकी कुछ और जानकारी जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। विदेशी व्यापार की चर्चा थोड़ी कर लेते हैं यहाँ पर। विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार किसके तहत होता था? बंदरगाहों के तहत। ये लीजिए बंदरगाह। बंदरगाह तो दो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो आप लोग जानते हो बंदरगाह, ठीक है, दो है। अगर यहाँ पर भी बात आ जाए, बंदरगाह भी दो पार्ट में बंटा हुआ था। एक तो था पश्चिम और एक था पूर्व। पश्चिम जो बंदरगाह था साथियों आपका था भरगू कच्छ। भरगू कच्छ, भड़ौज जिसे कहा जाता था, गुजरात। राजस्थान का एक ऐसा चौहानों का शासक था जो अपने वहां जाकर के भरगू कुछ भड़ौज में जाकर के वहां कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करता है। अगर साथियों आपके याद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। राजस्थान का एक ऐसा शासक था चौहानों का, सांबर के चौहान थे। आप लोग पढ़ोगे तो आपको जरूर याद आएगा, कोशिश करोगे तो जरूर याद आएगा, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, ठीक है। अब देखिए पूर्व की बात करोगे तो पूर्व का जो बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति। कौन सा था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक है। तो इन दोनों बंदरगाहों के नाम याद करने हैं जहां से विदेशी व्यापार बंदरगाहों के तहत होते थे। और पश्चिम और इधर क्या है? पूर्व है। पूर्व का ताम्रलिप्ति हो गया और उधर का वह हो गया। तो समझ में आ गया क्या? अब कुछ चीजें ऐसी है कि निर्यात किसका किया जाता है, आयात किसका किया जाता है, ये थोड़ा लिख ले। निर्यात, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। निर्यात, निर्यात होता था वस्त्र। निर्यात का मतलब सब जानते हो, छठी क्लास में जानते हो, मोती और रंग, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जाती थी भैया। हाथी दांत, हाथी दांत, इन चीजों का निर्यात होता था भैया, निर्यात, ठीक है। और विशेषकर कहाँ पर? यूनान, मिस्र, फारस, श्रीलंका, श्रीलंका, इन चीजों में। तो आयात किसका होता था? आयात विशेषकर कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी लेकिन फिर भी होता था। घोड़े, चरम, घोड़े, चरम, ठीक है, इन चीजों का क्या होता था? यहाँ पर आयात होता था। एक शराब का भी आयात होता था, शराब, ठीक है। तो इन चीजों का क्या होता था साथियों? आयात होता था, ठीक है। तो देखिए दोबारा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। इधर मैंने आप लोगों को बताया कि व्यापार, राजमार्ग, उत्तरापद्दा, ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्र, वैशाली, पुष्कलकावती, ठीक है, हाँ पुष्कलावती। और इधर हम आंतरिक की बात करें, दक्षिणापथ है तो राजमार्ग आंतरिक के दोनों ही है। ये दो राजमार्ग थे एक तरीके से, इसको ऐसे कर लो आप लोग, एक और दो, ठीक है। ये बंदरगाह थे एक और आपके दो, कौन से? भरगुकुछ, भड़ौज, ताम्रलिप्ति, ठीक है। तो उत्तरापथ, ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्र, वैशाली, पुष्कलकावती। और ये आपका दक्षिणापथ है श्रावस्ती और वैशाली, ठीक है। ये विदेशी व्यापार बंदरगाह से पश्चिम, पूर्व, भरगुकुछ, भड़ौज और ताम्रलिप्ति। निर्यात वस्त्र, मोती, रंग, हाथी दांत, इनका निर्यात होता था, बेची जाती थी। और यूनान, मिस्र और फारस, श्रीलंका से साथ इनका व्यापार होता था। आयात, घोड़े, चरम और शराब का क्या होता था साथियों? आयात होता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने आपको बताए। इनके विभाग तो आप लोगों को याद ही है। जब आप व्यापार के विभाग की बात करोगे साथियों, व्यापार का जो विभाग था, अध्यक्ष था इसका, प्रमुख जो मंत्री था, तीर्थ इसे कहते थे, उन्हें क्या कहा जाता? पण्याध्यक्ष। क्या कहा जाता था? पण्याध्यक्ष। आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, जो अध्यक्ष होता था क्या कहा जाता? इसे पण्याध्यक्ष कहा जाता था। तो ये बात तो आप पहले से जानते हो। नवाध्यक्ष है ना, जो जहाज निर्माण यानी नौसेना से संबंधित था। और पोताध्यक्ष मैंने आपको बता दिया, माप तौल से संबंधित था। पोताध्यक्ष लिखो तो लिख लेना, यहाँ पर वैसे पीछे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे पढ़ लेना, ठीक है। एक होता था संस्थाध्यक्ष, है ना, जो कि संस्थाध्यक्ष यानी व्यापारिक मार्गों के ऊपर नियंत्रण करता था, वो भी बंदा, ओके। तो ये बातें तो आप लोगों की ठीक है। व्यापारी होते थे श्रेणियों में साथियों। व्यापारी क्या होते थे? श्रेणियों में। व्यापारी श्रेणियों में, यानी व्यापार को एक तरीके से ये व्यापारियों को श्रेणी ही कहा जाता था। तो श्रेणियां, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना। व्यापारी को श्रेणियां ही कहा जाता था और इस श्रेणियां में ही होते थे। एक तरीके से कबीला, बड़ा समूह होता था इनका, तो वो भी याद करना। प्रमुख होते थे इनके, है ना, उन्हें कहा जाता था श्रेष्ठी। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी।
श्रेणियों का जो प्रमुख होता था उन्हें क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। तो ये एक फैक्ट आपके पास और हाथ लग गया। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट बात करता हूं। कर की बात करोगे तो एक तो बलि कर था, बलि कर। यहां पर साथियों ये धार्मिक कर है, धार्मिक कर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। अब एक आएगा हिरण्य कर। हिरण्य जो कर था ये था नगद कर। क्या था? नगद कर। एक और कर आता है, अपन हिरण्य की बात करते हैं, बलि कर की बात करते हैं साथियों। तो नगद एक आपातकालीन कर और होता था साथियों, ध्यान रखना, जिसे परण्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परण्य। ये तो है हिरण्य। और एक और आपातकालीन कर होता था जिसे परण्य कहा जाता था, परण्य, परण्य, ठीक है। और इसका नाम, इसे कौन सा कर है? आपातकालीन कर। ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक के फैक्ट आपके समझ में आ गए। छोटे छोटे बलि कर यहाँ धार्मिक है, और हिरण्य यहाँ कौन सा कर है साथियों? नगद कर। और परण्य यहाँ कौन सा है? आपातकालीन कर। बलि कर धार्मिक, बलि यानी जबरदस्त, मतलब जानबूझ करके, तो ये बलपूर्वक तो धार्मिक। हिरण्य कर नगद कर, हिरण, हिरण को, है ना, और नगद, ठीक है, समझ में। और परण्य आपातकालीन कर, ठीक है, परण्य आपातकालीन कर। ओके, तो व्यापारी श्रेणियां प्रमुख श्रेष्ठी बात हमने की। तो ये थी कुछ और नई जानकारी जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। चलिए साथियों, इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, यानी एक तरीके से व्यापारिक हमने बात यहाँ पर की है। और उद्योगों के क्षेत्र में अगर बात करोगे साथियों, तो आप लोग ध्यान रखना, उद्योग यहाँ पर हमने काफ़ी बात की थी, उद्योगों की भी हमने बात की थी। उद्योग में अगर अपन यहाँ चर्चा करें तो वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। वस्त्र उद्योग पहले ही लिख लेना, ये सर्वोत्तम था भैया, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम था। तो वो कौन सा उद्योग था? वस्त्र उद्योग था सर्वोत्तम, ठीक है। और वैसे तो आप लोगों को पता है धातु उद्योग खनन के तहत, खनन, नमक उद्योग भी चर्चा में था, धातु उद्योग भी चर्चा में था, ठीक है। खनन, नमक, धातु, वस्त्र बहुत प्रमुख था साथियों, ठीक है, ये बात आप लोग याद कर लेना। और एक और था जहाज निर्माण उद्योग, नवाध्यक्ष उसी के तहत आता था। तो जहाज निर्माण उद्योग अगर आप लोगों को याद करना है तो कर लेना, वैसे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो खनन, नमक व धातु उद्योग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने इनको सभी पढ़ा भी है। आकाराध्यक्ष खनन के बारे में पढ़ा था, नमक के बारे में पढ़ा था आपने, धातु के बारे में अच्छी तरह से याद है, लोहाध्यक्ष अगर आपको याद है तो, है ना। तो नमक के बारे में अगर कुछ पढ़ा है क्या हमने स्पेशली, तो शायद कुछ नहीं पढ़ा, तो देख लेना। तो वस्त्र उद्योग, खनन, नमक और धातु, ठीक है। सर्वोत्तम कौन सा है? वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योगों का केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और एक तो काशी है, पाटलिपुत्र है, मदुरै है, ये क्षेत्र था, ठीक है। यानी कि वस्त्र उद्योगों की अगर अपन बात करें, काशी, वाराणसी, काशी बोले तो वाराणसी, वाराणसी बोले तो बनारस, तो काशी, पाटलिपुत्र, मदुरै, मदुरै, ये क्षेत्र क्या थे साथियों? अगर अपन बात करें तो ये क्षेत्र थे वस्त्र उद्योगों के प्रमुख केंद्र थे, वस्त्र उद्योगों के प्रमुख। और इन्हीं वस्त्रों के तहत यहाँ की अगर अपन बात करें, वस्त्र उद्योग के तहत ही साथियों ढाका यानी कि बंगाल, अभी तो ये वर्तमान बांग्लादेश है लेकिन पहले तो बंगाल था, उसका विभाजन आप जानते होंगे, पश्चिम बंगाल बन गया और एक तरफ क्या बन गया, पूर्वी बंगाल का क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया 1971। तो ढाका बंगाल की महीन मलमल विश्व प्रसिद्धि, मलमल इस समय विश्व प्रसिद्धि, विश्व प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये एक फैक्ट मैंने आप लोगों को उद्योगों के तहत डाल दिया साथियों। मुझे लगता है इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए अगला फैक्ट ले लेता हूं। अब मौर्य युगीन विशेषता के बाद हम चर्चा करेंगे सामाजिक स्थिति की, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समाज क्या था? पितृस्तात्मक, पितृस्तात्मक, इसका मतलब प्रमुख कौन होगा, ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं लेकिन फिर भी लिखो,
परिवार का प्रमुख कौन होता था? पिता होता था साथियों। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। वर्ण या अपन कहेंगे जाति व्यवस्था कठोर थी, यहाँ पर भी कठोर थी। व्यक्ति यानी स्त्री पुरुष कोई भी, तो व्यक्ति को जाति से बाहर विवाह नहीं करने की छूट थी भैया, नहीं करना है। व्यक्ति को जाति के बाहर विवाह करने की बिल्कुल छूट नहीं थी, और पैसा बदलने की भी छूट नहीं थी। पैसे से बाहर कार्य नहीं करना, यानी जिसका है, जैसे कोई बढ़ई है तो बढ़ई कर रहो, अगर कोई है ना, यानी कि कुम्हार है तो कुम्हार का ही कार्य करो, कोई सैनिक है तो सैन्य का वही कार्य करो। ठीक है, तो ध्यान रखना, सामाजिक स्थिति पितृसत्तात्मक थी, प्रमुख पिता, वर्ण जाति व्यवस्था कठोर, व्यक्ति को जाति से बाहर विवाह करने की बिल्कुल भी क्या नहीं थी साथियों, इजाजत नहीं थी। स्त्रियों की दशा, लास्ट टॉपिक है आपका, इतना सा बचा है। स्त्रियों की दशा कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं ठीक ही थी। ठीक है ना, कोई ज्यादा बेहतरीन तो नहीं थी और न ही कोई दयनीय थी, ठीक थी। ठीक है, स्त्रियों की हाँ, स्वेच्छा से जाति के बाहर विवाह करने की अनुमति उस समय भी नहीं थी। आज भी समाज इस बात के लिए तड़प रहा है, आज भी ये कोशिश हो रही है, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा संभव होते दिखता नहीं है साथियों। ठीक है, अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर अपन बात करें मैगस्थनीज की, ठीक है, मैगस्थनीज की चर्चा हम बार बार करते हैं। इसकी पुस्तक इंडिका है, उसको आप जानते होंगे, मैगस्थनीज। इसके अनुसार भारतीय समाज मौर्य काल में, भारतीय समाज 7 भागों में बंटा हुआ था। कितने भाग भैया? 7 भागों में बंटा हुआ था। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बंटा हुआ था साथियों? 7 भागों में बंटा हुआ था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला अगर हम ले लें 1 नंबर, तो ये है दार्शनिक। कौन है साथियों? दार्शनिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक एक फैक्ट को ले लीजिए साथियों। दार्शनिक। उसके बाद 2 नंबर अपन बात करेंगे किसान। 3 नंबर चर्चा करोगे साथियों, तो ये आप लोगों का हो जाएगा, देख लेना आप लोग, यानी कि एक तो अपन पशुपालक कहते हैं, पशुपालक। इसके लिए एक शब्द और मिलेगा आपको, वो मिलेगा अहिर। क्या मिलेगा? अहिर। ठीक है, अहिर। ठीक है, इसे ही कहा जाता था, पशुपालक को क्या कहा जाता था? अहिर कहा जाता था। उसके बाद अगर अपन चर्चा करें, जैसे कारीगर है, योद्धा है, इनका भी उल्लेख मिलता है, तो लीजिए 4 नंबर हम बात कर लेते हैं कारीगर की। उसके बाद योद्धा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 नंबर फैक्ट है योद्धा। इसके लिए एक शब्द और मिलेगा आपको, सैनिक। क्या मिलेगा साथियों? सैनिक। क्या मिल जाएगा? सैनिक। बात मैं किसकी कर रहा हूँ? डबल नाम इसलिए बता रहा हूँ कि नामों का उल्लेख मिलता है, मिलते जुलते नाम है, परीक्षाओं में ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, एक शब्द आता है निरीक्षक और एक शब्द आता है मंत्री। ठीक है, निरीक्षक व मंत्री, तो ये लीजिए आपका 6 नंबर हो गया निरीक्षक, और 7 नंबर हो गया साथियों मंत्री। ठीक है, आप लोगों से इतना कोई नहीं पूछे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना मंत्री। ठीक है, इस मंत्री के लिए एक शब्द आता था सभासद। सभासद। ठीक है, ये शब्द और मिलता था इन्हीं के लिए, तो ओब्लिक के में लिख लेना, ओब्लिक में ब्रैकेट में नहीं। तो दार्शनिक, किसान, दार्शनिक, और एक अपन बात क्या कर रहे हैं साथियों? किसान की बात कर रहे हैं। और पशुपालक, अहिर, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री, यानी कि मैगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित यहाँ पर इन्होंने क्या किया बताया साथियों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करोगे विवाह की, सामाजिक स्थिति चल रही, तो विवाह बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह के साथियों 8 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे विवाह के। ठीक है, वो भी प्रचलन में थे, पहले भी आपने पढ़ा होगा। सारे विवाह के 8 प्रकारों को आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। 4 श्रेष्ठ थे, 4 आप लोगों के क्या थे? हीन थे। उनका भी मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया, यहाँ चर्चा हम न करके आगे बढ़ेंगे साथियों। ठीक है, अब एक चीज मैं और बता देता हूँ, विवाह से संबंधित कुछ चीजें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लेना,
विवाह योग की उम्र बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है। 16-12 ही थी, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। विवाह की उम्र, नियत उम्र लड़का 16, लड़की 12, ठीक है। ये उम्र थी 16 और 12, ठीक है। जैसा भी है उनकी स्थिति के अनुसार था। तो लड़का 16, लड़की 12, ये उम्र क्या थी, नियत थी, ठीक है, यानी निर्धारित की गई थी। तो ये बात ध्यान रखना। एक और फैक्ट बताता हूं आप लोगों को सामाजिक विशेषता के तहत साथियों। दास प्रथा थी, दास प्रथा थी, एक तलाक प्रथा भी थी, तलाक प्रथा भी प्रचलित थी। विच्छेद कहा जाता था प्रथा, इसे आप लोग क्या कह दोगे, विच्छेद। विच्छेद का मतलब क्या हो गया साथियों, रिश्ता टूट जाना, यानी तलाक दे देना, विच्छेद, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक रिश्ते को आप वहां तक बनाए रखे जहां तक वो टूटे नहीं किसी भी सूरत में, ठीक है। क्योंकि रिश्ता जब टूट जाता है तो उसके बाद जुड़ना बहुत ही क्या होता है, भयंकर स्थिति हो जाती है। और विश्वास एकमात्र ऐसी चीज होती है साथियों, वो आपके यानी कि उस रिश्ते के अंदर हरियाली ला सकती है वापिस, ठीक है। मतलब बहुत बेहतर होता है। विश्वास एक ऐसी चीज होती है, तो उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। रिश्तों को संभालना हर एक स्तर तक, है ना, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो अपने सामाजिक लेवल के कोई भी बंदा हो, किसी प्रकार हो, उसको लगातार बनाए रखने के लिए आपको अगर झुकना भी पड़े तो भी साथियों क्या करना चाहिए, झुक जाना चाहिए। क्योंकि एक अच्छे दोस्त को होना दुनिया में सबसे भयंकर ना दोस्त, चाहे उसमें आप लोग अपने किसी भी रिश्ते, माता पिता, भाई बहन इत्यादि, सास ससुर इत्यादि कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, उनको खोने से बचाने के लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाना ही चाहिए साथियों, ठीक है। तो ये मैंने बताया दास प्रथा थी, तलाक प्रथा, विच्छेद यहाँ पर भी क्या थी साथियों, प्रचलित थी। और एक चीज मैं और बता रहा था यहाँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, दास प्रथा की बात, हाँ, सती प्रथा का उल्लेख नहीं था, सती प्रथा का उल्लेख नहीं, ये बात ध्यान रखना, सती प्रथा उल्लेख नहीं, उल्लेख नहीं, सती प्रथा का यहाँ पर क्या नहीं मिलता साथियों, उल्लेख नहीं मिलता। तो कुछ तथ्य हैं, मैंने आप लोगों को फटाफट यहाँ बताने की कोशिश की है। अब एक चीज ध्यान रखना, इनमें एक महिला होती थी स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली, यहाँ पर लिख रहा हूं, आप अलग से फैक्ट डाल लेना, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को कहा जाता था रूपा जीवा। क्या कहा जाता था, रूपा जीवा। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिला का क्या कहा जाता था, रूपा जीवा कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया एक फैक्ट पूरा। अब लास्ट फैक्ट मैं बता रहा हूं, अगर आपको कहे कि इस समय समाज में धार्मिक स्थिति क्या थी, है ना, धर्म से संबंधित अगर अपन बात करें तो वो क्या था, तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। धर्म के मामले में अगर मौर्य काल की चर्चा करें तो ये था सहिष्णु, कह दूंगा मैं यहाँ सहिष्णु। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आरंभ में आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य भी ब्राह्मण धर्म से था, तो वैदिक धर्म यहाँ था, और कौन सा था, बौद्ध धर्म का बोलबाला तो लगातार रहा था, आपको पता है ना। जैन धर्म भी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी धारण किया था। संप्रति को भी लास्ट में क्या कर दिया गया था साथियों, दीक्षित कर दिया गया था, तो संप्रति भी है ना अनुयायी था, तो जैन भी था। एक आजीविक धर्म, आजीवक धर्म, है ना, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा आप लोगों को याद रही होगी, तो ये वाली बात है। देखिए धर्म मौर्य सहिष्णु, मौर्य काल अगर अपन बात करें मौर्य काल, तो यहाँ पर सहिष्णु यानी सभी धर्मों का आदरी था एक तरीके से। तो अलग अलग शासक अलग अलग समय में राजाश्रय के रूप में बौद्ध धर्म को काफी यहाँ पर ख्याति मिली, क्योंकि अशोक के समय बौद्ध धर्म काफी बहुत ही ज्यादा फला फूला। अशोक ने बहुत सारे काम करवाए, आप सब लोग जानते हो, अलग अलग बातें मैंने बताई है, यात्राओं का उल्लेख, स्तूपों का निर्माण, है ना, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, विदेशों में भेजना, महेंद्र संघ मित्र इत्यादि सारी चीजें बताई है। तो उन चीजों को यहाँ पर जोड़ जोड़ करके एक एक पॉइंट याद करोगे तो अपने आप साथियों क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सामाजिक स्थिति की बात हमने की है जो कि बहुत ही साथियों क्या थी, महत्वपूर्ण थी, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि अलग अलग मतलब शासक थे यहाँ के, इन्होंने अलग अलग धर्म अपना लिया। जैसे सीएम क्या था, आरंभ में वैदिक धर्म से संबंधित था, बाद में ये जैन धर्म अपना लिया, संथारा, सलेखना, है ना, उदरसरण, बेलगोला, आपको कुछ याद आ रहा होगा, सब कुछ चीज याद है, और भद्र भाव सारी चीज याद आती हैं,
ठीक है। तो साथियों ये थी आपकी एक और कक्षा। अब आपका मौर्य काल क्या हुआ, समाप्त हुआ। बहुत सारे फैक्ट मैंने बताने की कोशिश की, अगर कुछ भी फैक्ट अगर रह गए हैं तो उनको भी मैं अगली कक्षाओं में, टेस्ट में इत्यादि कहीं ना कहीं जैसे भी समय मिलता है उनको अंदर मैं ऐड करता रहता हूँ। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हमने किया है। तो ये थी आपकी कक्षा, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में साथियों। और अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहूँगा। कल टेस्ट में भी ये टॉपिक आने वाला है, आपको पता है पूरा मौर्यकाल का, पूरा मगध महाजनपद के ऊपर जो राजवंश थे हसीन मौर्य, यानी कि हरियक, शिशुनाग, नंदवंश और आपका मौर्य वंश, सारा का टेस्ट होने वाला है। तो आप अच्छी सी तैयारी करके टेस्ट दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।